अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें टॉपिक हमारा प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा बाय नेल्सन सेल। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उसमें एग्जांपल देखी थी लास्ट टाइम डॉन सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी वहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर लिया था कि ऐसा सेल जिसमें प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस, और जिसके नतीजे में कोई कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरह से ये भी एग्जांपल है दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और इसके ज़रिए से हमने क्या प्रिपेयर करना है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ आल्सो एन अदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हम कह सकते हैं दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल। इस सेल का एक और भी नाम, और नेल्सन सेल के साथ साथ इस सेल को बोला करते हैं डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम जो है ये कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि यूज होगा फॉर पार्टीशन, मटेरियल विच इज यूज्ड टू और फॉर पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन और सेपरेशन, उसके लिए यूज करें तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम जैसे जो बायो के अंदर भी आपने टर्म जो है वो पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ ये किसके लिए यूज होगी कि ऐसा मटेरियल जो कि पार्टीशन या सेपरेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो डायाफ्राम इसमें यूज करने की वजह से भी इसका नाम दूसरा क्या है, डायाफ्राम सेल। वर्किंग इसमें बिल्कुल सेम होगी जैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़कर आए कि इसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन। ये हमारा जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, ब्राइन। और इसके अंदर इलेक्ट्रोड यूज होंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रोड जो कि एक्ट करेगा एज अ एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि एक्ट करेगा एज अ कैथोड, ठीक है। इसमें जो कैथोड होगा वो हम देखेंगे कि वो बजाते खुद एक वेसल्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। मतलब जो हम इसके अंदर एक अपरेटस यूज करेंगे ऑब्लॉन्ग शेप का, वो ही बजाते खुद एक्ट करेगी एज अ कैथोड। तो इससे पहले हम इसकी बना लेते हैं डायग्राम कि किस तरह का नेल्सन सेल होगा, और उसके साथ साथ फिर हम इसकी पढ़ते हैं आगे वर्किंग कि किस तरह से वर्क करते हुए हम लोग प्रिपेयर करेंगे कास्टिक सोडा या NaOH। तो वो कहता है नेल्सन सेल जो है इट इज अ सेल विच इज मेड अप ऑफ स्टील वेसल। इस तरह की एक लार्ज वेसल जो कि स्टील की बनी हुई, इन दिस देयर इज अ यूज ऑफ स्टील वेसल। इस वेसल के सेंटर पोर्शन में एक ऑब्लॉन्ग शेप, ऑब्लॉन्ग कहते हैं लंबूतरी, यानी कि लंबी सी एक शेप की ट्यूब यूज करेंगे। और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो जो ट्यूब है वो बॉटम से एट परफोरेटेड होगी, या हम कहेंगे कि नीचे वाले पोर्शन से वो क्या होगी, परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन कि उसमें सुराख मौजूद होंगे, ठीक है। इस ट्यूब के ये देखें, इसका अगर हम अपर वाला पोर्शन भी देखें तो वो भी इस तरह का हमें ऑब्लॉन्ग यानी कि लंबूतरा सा नजर आ रहा है, डूम शेप, जैसे हम डूम भी समझ सकते हैं उसी तरह का। इसके सेंटर पोर्शन में उसी तरह से कार्बन का या ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड वो यूज करेंगे। ये हमारा यहाँ पर
दरमियान में रॉड बनाया जो कि क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और एक्ट करेगा एज अ एनोड, मतलब इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो हमने ऑब्लॉन्ग वेसल यूज की, इसके अंदर ये बैटरी के नेगेटिव पोर्शन से कनेक्ट होगी। हम इधर बना लेते हैं, इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पोर्शन। इसका मतलब है इसकी सरफेस एक्ट करेगी एज अ कैथोड, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी। अच्छा, इसकी अंदर वाली जो लाइनिंग है इस ट्यूब की, वो बनाई गई एस्बेस्टॉस मटेरियल की, ठीक है। इट इज लाइंड इनसाइड विद अ मटेरियल विच इज कॉल्ड एस्बेस्टॉस। ये मैंने थोड़ा सा दूर करके बनाया, हालांकि ये बिल्कुल साथ बुक के अंदर दिखाया गया है। प्रोसेस को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, ऐसे मोटा करके बना दिया ताकि हमें समझ आए। तो ये जो यहाँ एस्बेस्टॉस मटेरियल कोट किया गया इसके इनसाइड, ये हमारा एक्ट करेगा एज अ डायाफ्राम। ये किस पर्पस के लिए यूज होगा, हमने लिखा था सेपरेशन और पार्टीशन के लिए। यहाँ ये जो इसकी वॉल्स हैं ये हम बोलेंगे एक्ट कर रही हैं एज अ कैथोड, और ये हमारी वेसल जो कि बनी है स्टील की। ये इसके अंदर यहाँ पर जो दिखाया गया ये बीकर या वो मटेरियल जिसके अंदर हमने अपना सॉल्यूशन कैच करना है, ठीक है, कंटेनर हो सकता है। ये इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से जो हमने बनाना है NaOH, वो यहाँ इसके अंदर आकर गिरेगा। इसलिए इसको इसने के लिए वर्ड यूज किया कैच बेसन, जहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कैच करेंगे। ये इसके अंदर वाला ये जो सारा पोर्शन है, इसको इस तरह से एक साइड से कॉन्स्टेंटली इसके अंदर वो सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, और वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड NaCl का, जिसका नाम क्या है, ब्राइन। ये सारे का सारा इसके अंदर यहाँ तक जो मैंने ऊपर हाइट बनाई, यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फिल रहेगा विद ब्राइन। यहाँ ये डिवाइस इसके साथ अटैच है, अगर ये कम होता है तो इसको उसी कांस्टेंट लेवल पर वो क्या करता रहेगा, बार बार फिल करता रहेगा। इसलिए उसने लिखा इट इज अटैच्ड विद कांस्टेंट लेवल डिवाइस, जो कि इस लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ये जो डायाफ्राम बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस मटेरियल। एस्बेस्टॉस मटेरियल की क्या खसूसियत है कि इसमें से आयंस या चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। हम लिखेंगे आयंस और चार्ज्ड पार्टिकल पास होने देगा। कोई न्यूट्रल पार्टिकल जो है, अनचार्ज्ड पार्टिकल, उसको ये नहीं गुजरने देगा। ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। हम कहते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस भी कोई इसमें से पास आउट नहीं हो सकता। ये एक्ट करेगा एज अ एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस की वैसे प्रॉपर्टी होती है कि इसमें से पोलर या इसमें से कोई आयन, यानी कि जिस पर भी कोई चार्ज शो होता हो, उसको ये अपने अक्रॉस क्या करने देता है, पास आउट होने देता है। तो ये है हमारे पास सिंपल सी डायग्राम किसकी, नेल्सन सेल की। इस साइड पर ये जो पाइप बनाया, इस पाइप से बाहर आएगी हाइड्रोजन गैस और इस पाइप से बाहर आएगी क्लोरीन गैस। इस डूम शेप के अंदर जो है वो क्या ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्लोरीन मूव करेगी। अब देखें हम इसकी स्टार्ट करते हैं वर्किंग कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा। तो जैसे ही इसके अंदर ये ब्राइन जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का वो ऐड कर दिया जाता है, इन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने पर इसमें से क्या पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने किस में बनाया है, सॉल्वेंट वाटर में, तो हम इसको एक्वस सॉल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, इसमें से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसमें से करंट पास आउट जो है वो हो सकता है। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस सॉल्यूशंस में से क्या करेगा, करंट पास आउट होगा। तो यहाँ जो NaCl है हमारे पास, फर्ज करें हम यहाँ लिखें ये था सॉलिड, जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो ये Na पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में क्या है, इसमें यहाँ पर मौजूद हैं। करंट पास करने पर ये आयंस अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज
वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि हमारा क्या है, एनोड। तो ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएगी। जब ये एनोड पर पहुंचेगी तो हमें पता है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे एक्सेस चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर देगी और क्लोराइड आयन किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन में। यहाँ से एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोराइड आयन क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड किस में चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन में। तो एनोड के ऊपर जाकर किसकी जो है क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन में, और प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ इस सॉल्यूशंस में से देखें आयंस अक्रॉस होंगे पास किसके, एस्बेस्टॉस मटेरियल के, और वो सारे के सारा आयंस और इसके साथ साथ ये जो वाटर है वो सारे का सारा इस तरफ मौजूद होगा, इस तरफ। ये जो मैंने यहाँ इसको ब्लैक से शो किया, इस सॉल्यूशंस में से आयंस और इसके साथ साथ वाटर जो है वो इसके अक्रॉस पास करेगा, इस सरफेस पर आएगा जो कि एक्ट कर रही है एज अ कैथोड। ये इस तरह से एक्ट कर रही है। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने ये डब्बे से बनाया, इसको बुक वाले ने डायग्राम बी के अंदर शो किया, और वो इस तरह से ये हमें बिल्कुल इस तरह का नजर आएगा। ये हमारी इतने से पोर्शन की दूसरी डायग्राम, ये देखें, ये वाला रॉड जो है ये यहाँ पॉजिटिव दिखाया गया, इसके अंदर ये जो रेड कलर का सॉल्यूशन था वो मैं सारा इधर बना रहा हूँ। ये सारे का सारा क्या है, रेड कलर का हमारा वही ब्राइन, ये सारा इधर बना लिया, ठीक है। NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कुछ इधर भी पास आउट होगा। ये हमारे पास दरमियान में ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग बनाई थी, ये वही एस्बेस्टॉस मटेरियल की जो कि एक्ट कर रही है एज अ डायाफ्राम। तो इसमें से यहाँ क्लोराइड आयन भी हैं, यहाँ सोडियम आयन भी हैं, ये भी, और वाटर भी। सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, चूंकि आयन्स हैं ये भी पास आउट होंगे, और इसके साथ साथ H2O वो भी पास आउट होकर इस तरफ आएगा। देखेंगे इस तरफ आने पर हमारा ये वाला मटेरियल क्या कहलाएगा, कैथोड। तो अब देखें कैथोड की तरफ यहाँ प्रोसेस क्या हुआ कि क्लोराइड आयन इस तरफ मूव किए कुछ, और किस में चेंज हो गए, क्लोरीन में, और चूंकि कुछ जो हैं वो उस तरफ भी पास आउट हो रहे हैं जो कि एक्ट कर रहा है हमारा एज अ कैथोड, उस तरफ भी आ गए। अब जब इस तरफ आएंगे तो देखें ये पॉजिटिव पर उसने आकर 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे क्लोरीन ने, ये वाले। चूंकि ये हम अगर इसको अपनी अलग डायग्राम बनाएं समझने के लिए, तो ये कनेक्टेड है बैटरी से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके किस सरफेस पर जाएंगे, कैथोड सरफेस पर। तो कैथोड की तरफ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब इस तरफ हमारे पास 2 आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एक तो इस तरफ मूव करेगा वाटर, और दूसरा इस तरफ मूव करेगा पॉजिटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव मूव करेगा नेगेटिव की तरफ। तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सेप्ट करने हैं हाइड्रोजन ने, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम वाटर की ही बात कर लें तो वाटर का मॉलिक्यूल और सोडियम आयन दोनों मूव करेंगे कैथोड की तरफ। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम आयन से, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कैथोड की सरफेस पर जाकर इसका मतलब है इन 2 इलेक्ट्रॉन को वाटर एक्सेप्ट करेगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 2 हाइड्रोक्सल आयन। देखें इसको ओपन करके लिख लें, 2H+ 2OH नेगेटिव। तो H1 ने H+ ने इन दोनों को एक्सेप्ट किया, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ यहाँ पर किसकी जनरेशन होगी, हाइड्रोक्सल आयन की, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस देखें, यही डायग्राम है, यहाँ से निकलेगी और इधर से पास आउट होती जाएगी। इस तरह से हम एक साइड से हाइड्रोजन गैस को क्या करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन बना, और ये जो कैथोड की सरफेस है, देखिए हम कहेंगे कि इधर से ये क्या है, परफोरेटेड है, तो ये यहाँ से सोडियम और हाइड्रोक्सल मिलकर नीचे की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारी किसकी प्रेपरेशन होगी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की प्रेपरेशन होगी। ये हमारे पास जो है इसका क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें
तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा देखें, हम कहते हैं इधर भी ये सोडियम आयन है, इधर हमने कहीं पर सोडियम आयन नहीं लिखे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, ये क्लोराइड इस क्लोराइड से कैंसिल। देखें बचा क्या, बचा है 2NaCl प्लस 2H2O, इन सब इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, 2NaCl 2H2O, और इस साइड पर अब कुछ नहीं है, इधर हमारे पास क्या आया है 2Na पॉजिटिव, और इन 2 हाइड्रोक्सल को कंबाइन कर दें, ये बन गया 2NaOH, साथ क्या बची है क्लोरीन, और साथ क्या बनी हाइड्रोजन। तो यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन जो होंगे ये इसके नतीजे में बने जो कि एक्ट करेंगे एज आ बाई प्रोडक्ट, और ये सारे का सारा हमारा कास्टिक सोडा जो कि क्या कहलाएगा NaOH। देखें ये यहाँ से पास आउट होता जाएगा और इस कैच बेसिन्स के अंदर क्या होगा, हमें प्रोडक्ट मिलता चला जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया गया, इलेक्ट्रॉन वाले लेने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब कैथोड के ऊपर जाकर क्या होगी, रिडक्शन। ये जो एक इलेक्ट्रोलिटिक टाइप सेल है, यही प्रॉपर्टी हमने जाकर आगे 7वें 8वें चैप्टर में फिर रिपीट करनी है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पर रिडक्शन होगी और एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, वो कहता है यहाँ 2 जो थी प्रॉब्लम वो आती थी स्टार्ट में, आ सकती हैं नेल्सन सेल के अंदर। पहली प्रॉब्लम जो है वो ये कि अगर हम ये डायाफ्राम जो है वो यूज ना करें, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ जो है वो ब्राइन ऐड करें, ये सरफेस एक्ट करे एज अ कैथोड, और सॉल्यूशन इकट्ठा ही मिला हुआ हो, उसी में हम लोगों ने क्या लगाया है, एनोड। तो अब उसमें क्या होगा, वो कहता है कि 2 प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगी अगर हम डायाफ्राम जो है वो यूज नहीं करते थे। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम यहाँ ये डायाफ्राम नहीं यूज करते तो ये सॉल्यूशन सारा इकट्ठा ही है, तो यहाँ जो क्लोरीन बनती है वो इन हाइड्रोक्सल आयन से मिल सकती है, और ये आगे क्या बना सकते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ यहां बनेगा क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, और साथ क्या बन जाएगा, H2O। वो कहता है अगर हम ये डायाफ्राम यूज नहीं करते तो ये क्लोरीन भी हम कहते हैं अक्रॉस इस हाइड्रोक्सल से मिलकर, क्योंकि ये अगर इकट्ठे ही हैं तो किस में चेंज हो सकती है, हाइपोक्लोराइट आयन, क्लोराइड आयन के अंदर, और साथ साथ H2O के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारा हाइड्रोक्सल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाइड्रोक्सल सोडियम के साथ मिलकर कास्टिक सोडा जो है वो हम लोग हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट हमें क्या मिलता चला जाएगा, हाइपोक्लोराइट आयन। ये हाइपोक्लोराइट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये इस सेल की क्रूजन भी कर सकता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 6ठे चैप्टर में कि ये एसिड्स के तौर पर भी एक्ट करता है, HOCl, तो ये क्रूजन भी जो है वो करता है, तो जिससे हमारा जो सेल है उसकी क्रूजन होना शुरू होगी। इसको बचाने के लिए कि क्लोरीन इससे ना मिले, ये डायाफ्राम यूज किया गया। ये डायाफ्राम क्लोरीन को अपने अक्रॉस जो है वो पास आउट नहीं होने देगा, जिससे ये पहला प्रोसेस जो है उसको ओवरकम किया गया। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपकी बुक में 2 प्रॉब्लम से लिखा गया। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायाफ्राम सेल, तो तब आपने यही वाला क्वेश्चन इसमें लिखना होता है। यहाँ ये ऐसे आ सकता है, हाउ वी प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन विद क्लोरीन। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग डायाफ्राम, जो कि पार्टीशन करेगा, सेपरेशन करेगा इनकी। ये पहला जो था ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई। दूसरी प्रॉब्लम कि चूंकि ये भी चार्ज्ड पार्टिकल है, ये मूव करके अक्रॉस इस तरफ आ सकता है। देखें जैसे क्लोराइड ने पॉजिटिव की तरफ आना है, एनोड की तरफ, ये भी एनोड की तरफ मूव कर आ सकता है। तो अगर ये एनोड पर पहुंचता है तो वो कहता है, हम लिखते हैं कि अगर हाइड्रोक्सल आयन जो है वो एनोड पर आ जाए तो ये यहां पर आकर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, 2H2O, और साथ क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन। तो देखें यहाँ क्लोरीन बनने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनना शुरू हो जाएगी, और अगर हाइड्रोक्सल इधर आ जाता है तो ये प्रोसेस भी होना शुरू हो जाएगा। तो बजाय हाइड्रोक्सल लेने के हमें बहुत कम कास्टिक सोडा मिलना था, हमें यहाँ पर साथ साथ ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी। यहाँ जो क्लोरीन बनती है वो प्योर आती है, देखें, क्योंकि अभी उस पर ऑक्सीजन नहीं, अगर ऑक्सीजन बन जाती है क्लोरीन के साथ तो हम कहेंगे क्लोरीन इम्प्योर हो गई। अगर ऑक्सीजन नहीं बनती तो क्लोरीन प्योर है, तो हमें
इस प्रोसेस को भी कहता है ओवरकम करना था कि ऑक्सीजन आकर इसको इम्प्योर ना कर दे। तो कहता है ऐसा करने के लिए क्या किया गया, ये कांस्टेंट लेवल डिवाइस यूज की गई जो कि एक ब्राइन का लेवल यहां तक जो है वो अप रखेगी। अगर ब्राइन जितना ज्यादा इधर रहेगा तो इस तरफ जो है वो सोल्यूशन थोड़ा सा इसका लेवल कम होगा। इससे क्या होगा, आपको पता है कि पानी की या लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो हायर लेवल से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होने से हमारे जो आयंस हैं वो इस तरफ बैकवर्ड फ्लो जो है उनका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कैसे ओवरकम की जाएगी कि कांस्टेंट लेवल डिवाइस यूज करते हुए एक तरफ जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या किया जाए, ज्यादा किया जाए। इससे क्या होगा, सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी आ रही थी वो भी इससे क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ये सेकंड प्रॉब्लम भी इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम के इस टॉपिक के अंदर से बने हैं। एमसीक्यूज में इसका ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नेल्सन सेल। ठीक है, एडवांटेजेस इसके क्या होंगे कि हम डायाफ्राम सेल से जब NaOH बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्लोरीन जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर जो वो मिल जाती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसका यहाँ पर एडवांटेज है। अच्छा, अब वो कहता है कि एंड पर जो हमें सोल्यूशन मिलता है यहाँ से, ये जो हमारे कैच बेसिन के अंदर सोल्यूशन आ रहा है, तब हम इस सोल्यूशन को निकालते हैं तो इट इज 11% NaOH। ये हमारे पास सोल्यूशन होता है 11% NaOH और 16% जो है वो होता है NaCl और साथ क्या होगा, वाटर। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं और इसकी करते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, ताकि ये कंसंट्रेटेड हो जाए। इसमें से जो थोड़ा सा वाटर है वो रिमूव कर देते हैं। जैसे हम वाटर को वेपोरेट करेंगे तो जो NaCl होगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारे का सारा एकदम से नहीं उड़ा देना, साथ साथ जैसे जैसे वेपोरेशन करते चले जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो ये यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब उस प्रेसिपिटेट को उसके साथ साथ जो बाकी हमारे पास बचा है सोल्यूशन फॉर्म में वो NaOH और साथ कुछ उसके क्या है, H2O। तो ये क्रिस्टल्स अलहदा होते गए इसके वेपोरेट होने पर। तो NaOH जो था हमने जो सोल्यूशन फिल्टर कर लिया, बाकी जो बचा क्योंकि वाटर उसमें से बहुत सारी अमाउंट जो है उसकी वेपोरेट होती चली जाएगी। जो हमें उसका फिल्ट्रेट मिलेगा वो फिल्ट्रेट क्या होगा, 50% कहता है NaOH होगा, वो फिल्ट्रेट 50% NaOH और उसमें सिर्फ 1% जो है वो क्या बचा होगा, NaCl। क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में था, वेपोरेशन करने पर बहुत सारा क्रिस्टल्स बन जाएगा। तो जो बाकी सोल्यूशन सा मिलेगा फिल्टर होने पर उसमें अब 50% NaOH होगा और 1% क्या होगा, NaCl। अब इस NaCl की कहता है इतनी सी इम्प्योरिटी जो है वो यूजेबल है, उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से जो मार्केट के अंदर NaOH जो है उसको क्या किया जाएगा, सॉल्व आउट किया जाएगा। इसमें एज अ 1% क्या इंप्योरिटी रहेगी, NaCl की। अच्छा, इसमें एक और चीज रहती है वो कहता है कैसे कैसे प्रोसेस होता चला जाएगा। ये जो पोर्स हैं, ठीक है, इसमें से देखें सोल्यूशन गुजर रहा है NaCl का, ब्राइन का भी, तो इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की वजह से ये जो सुराख हैं ये बंद हो सकते हैं। तो वो कहता है इसके अंदर बारी बारी जो है इन पोर्स को ओपन करने के लिए इस कैथोड की साइड पर क्या पास की जाती है, स्टीम पास करने से वो इन पोर्स को क्या कर देता है, दोबारा उसी तरह से ओपन कर देता है ताकि ये प्रोसेस जो है वो रन आउट जो है वो होता चला जाए। ठीक है, वो कहता है स्टीम इज ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कीप्स द, अच्छा ये दो काम करेगी, एक तो इन परफोरेशन को क्लियर करेगी ताकि ये जो पोर्स थे वो बंद ना हो, और दूसरा ये इस इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करेगी, वार्म करेगी ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है वो रेडियली प्रोसीड करता रहे। तो इस पर्पस के लिए इसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टीम। नहीं भी ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ NaOH बाय अ नेल्सन सेल। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा प्रोसेस आपने लिखना होगा। इसकी ये एक डायग्राम, उसके साथ ये दूसरी डायग्राम, फिर इसकी वर्किंग, ये सारी आपने लिखनी है। और इसके अंदर ये जो दो प्रॉब्लम लिखी, फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट के हवाले से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को देखकर जो है वो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।